हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, अभी तक हमने ये चैप्टर 2 का सेकंड चैप्टर है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये वाली किताब है। इसका चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 में हमारा टॉपिक है आज का आवर सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम में देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में, और इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आप ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ लिया, फिर स्टार फॉर्मेशन हो गया, स्टार फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो, और उसके बाद प्लेनेट फॉर्मेशन भी हमने कर लिया। प्लेनेट फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं। ये 4 टॉपिक हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया, देखिए यूनिवर्स, स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट ऑफ अर्थ। अब प्लैनेट फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ऑब्वियसली बात है, अब हम अपने सोलर सिस्टम पे आ जाएंगे। हमें पता चल गया कि अर्थ, ये यूनिवर्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ गैलेक्सी से, डिफरेंट गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है, और गैलेक्सी जो स्टार से मिलकर बनी है, और स्टार्स के चारों तरफ क्या होते हैं, प्लैनेट्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया प्लैनेट्स कैसे बने। अब क्योंकि प्लैनेट्स पढ़ लिया, अब प्लैनेट्स कैसे बने ये हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में, कि हमारे सोलर सिस्टम में कैसे वर्क करता है, क्या क्या है, कितने प्लैनेट्स हैं, क्या और दूसरी हेवनली बॉडीज हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक पढ़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यूपीएससी में, यूपीएससी का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन का इंपॉर्टेंस है। आप पढ़े भले ही कम, लेकिन रिवाइज बार बार करते रहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है उनके लिए तो खैर ज़रूरी है ही, जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनके लिए बहुत ज़रूरी रिवीजन करना। तो रिवीजन में हम बता देते हैं। स्टार्टिंग में 2 तरह की थ्योरीज थी। चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ अर्थ, लेकिन ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए 2 तरह की थ्योरीज थी। एक जो थी वो ओरिजिन ऑफ अर्थ को बताती थी, जिसमें कि 3 थ्योरीज आती है हमारी। पहली हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस आती है, दूसरी हमारी 1900 में दी थी चैम्बरलिन और मोल्टन ने, और तीसरी हमारी 1950 में दी थी ऑटो स्मिथ ने और कार्ल वाइजर्सकर ने। ठीक है, तो इन थ्योरीज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। इन्होंने अपने तरीके से बताया था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ये हमारी अर्ली थ्योरीज थी। लेकिन जब ये थ्योरीज के बाद 1950s के बाद नई साइंटिस्ट जो कम्युनिटी आई, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अर्थ के ओरिजिन पर फोकस नहीं करना है, हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सोचना है। अगर यूनिवर्स का ओरिजिन पता चल गया तो हमें अर्थ का ओरिजिन अपने आप पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या हुआ, फिर यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरी देनी स्टार्ट कर दी। और उन थ्योरीज में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी वो हमारी थी बिग बैंग थ्योरी। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग में सारा मैटर जो था वो एक टाइनी बॉल के रूप में इकट्ठा हो गया, जिसका कि टेम्परेचर और प्रेशर इनफाइनाइट था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। डेंसिटी इनफाइनाइट थी, पता ही नहीं कितनी डेंसिटी हो सकती है इसकी, तो सब सारा मैटर इसी के अंदर है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होता जाएगा उतनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर इसमें एक्सप्लोजन हो गया। एक टाइम के बाद एक्सप्लोजन हुआ तो मैटर बाहर निकला, वो मैटर बाहर निकला तो गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज कंडेंस हुई तो अलग अलग जगह पे लम्प्स बने, उन लम्प्स से स्टार्स बने, और उन स्टार्स के अंदर भी फिर लम्प्स बने। कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो बीच में कोर बन गई, और चार तब का जो मैटर था वो धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे इकट्ठा हो गया। तो हमारे हमारे सोलर सिस्टम के केस में जैसे बीच में सन और 8 प्लैनेट्स बन गए। पहले प्लूटो को भी हम काउंट करते थे, लेकिन अब हम प्लूटो को काउंट नहीं करते हैं। प्लूटो के बारे में भी पढ़ेंगे आज अभी, कि प्लूटो के साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ था, उसको क्यों भगा दिया सोलर सिस्टम से। आया नहीं है सॉरी, वो है अभी भी वहीं जहां वो था, वो वही काम कर रहा है जो वो करता था, वही उसकी ऑर्बिट है, सब कुछ वो है। लेकिन वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं प्लैनेट फॉर्मेशन के लिए। किसी भी हेवनली बॉडी को प्लैनेट डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो उन 3 में से वो एक को फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको हम प्लैनेट नहीं मानते, हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। तो ठीक है, अब हम मॉडर्न थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ लिया, प्लैनेट फॉर्मेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आ जाते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम, हमारा सन वाला, is supposed to have been formed, started its collapse and core formation sometime 5.56 billion years ago. 5.56 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर्स अगो, लगभग 5 से 6 मिलियन ईयर्स अगो, जो नेबुला है, जिससे कि माना जाता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना होगा, हमारा सन बना होगा, उसके चारों तरफ से प्लैनेट्स बने होंगे। सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और प्लैनेट्स नहीं होते, बाकी चीजें भी होती हैं, बताऊंगा अभी धीरे धीरे।
नेबुला जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम माना जाता है कि बना है, उसने कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले तो एक लंप था, अब उस लंप में क्या हुआ, कोर बन गई, और ये जो बाहर का जो मैटर आज जगह इकट्ठा हुआ वो अपने आप में कोलैप्स करने लगा सारा मैटर, ठीक है, वो कोलैप्स करने लगा और कोर फॉर्मेशन बन गई, कोर उसकी कोर बन गई, कोर जिसमें कि एक्सप्लोजन हो रहा है, जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, जिससे कि हीट मिलती है, हमें हीट एनर्जी मिल रही है। कब? 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और प्लैनेट्स कब बने? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये हमें पता चल गया, ये कुछ भी नहीं है, वही चीज है हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, हम इसे पढ़ चुके हैं सब कुछ। दोबारा बता देता हूँ एक बार। नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इट्स कोलैप्स and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed about 4.6 billion years ago. इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है अभी तक जो हम लिख रहे हैं सब कुछ एनसीईआरटी से ही लिख रहे हैं, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब ये हम समझ गए प्लैनेट फॉर्मेशन हो गया था। अब ये कह रहा है कि प्लैनेट फॉर्मेशन जब हुआ तो हमारा सोलर सिस्टम बना, उस सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम कंसिस्ट क्या क्या करता है, तो उसमें हमारे 8 तो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हमें पता है, 8 प्लैनेट्स के नाम अभी कमेंट कीजिए, 8 प्लैनेट्स के नाम कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि प्लैनेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगले पार्ट अभी इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे काम आएगा, जिससे कि क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं। अब यहां मैं आपको बता दूं, आप कहोगे ये एक ही मून है, कुछ लोग तो कहेंगे कि एक ही मून है, वो अर्थ का एक मून है, और कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एनसीईआरटी में जबकि इंफॉर्मेशन दी हुई है उस टाइम पे 63 मून्स थे हमारे सोलर सिस्टम में, अभी मून्स ज्यादा हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बाहर का डेटा नहीं लेते हैं, सिर्फ वही देखते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं। मून इज अ सैटेलाइट, और सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है जो एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, सैटेलाइट होता है जो एक प्लैनेट का चारों तरफ रिवॉल्व करता है, प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और सैटेलाइट अर्थ प्लैनेट के उसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इसी तरीके से मून हमारा प्लैनेट है। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे मून के बारे में भी, इसी चैप्टर के अंदर मून के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, मून कैसे बना था, क्या क्या उसके लिए थ्योरीज है मून के लिए, और क्या होता है एक्चुअली सैटेलाइट के बारे में भी तभी बता दूंगा मैं, थोड़ा सा डिटेल में सैटेलाइट के बारे में बता दूंगा, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, क्यों मून जो चक्कर काट रहा कहीं और नहीं जा रहा, ये सब चीजें थोड़ा बता देंगे। और उसके अलावा सिर्फ यही दो चीज नहीं होती सोलर सिस्टम में, वापस आते हैं सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और मून्स के अलावा एक तो हमारा सन है ही बीच में, कोर जो है, उसके अलावा क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज, हजारों लाखों स्मॉलर बॉडीज होती हैं, लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। अब एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स क्या होते हैं? ये कॉमेट्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, कॉमेट्स धूल और गैसेस का एक गोला होता है छोटा सा, ठीक है, लेकिन ये गैसेस फ्रोजन फॉर्म होती हैं, ये आइस फॉर्म में होती हैं ज्यादातर, और जब ये सन के पास जाता है, सन के पास जब ये जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये गैसेस जो है बाहर निकलने लगती है, इसलिए इसकी एक टेल डेवलप हो जाती है, एक पूंछ टाइप से डेवलप हो जाती है इसकी, इस तरीके से इसकी पूंछ डेवलप हो जाती है, ठीक है। ओके, फिर से बना देता हूँ, ये हमारा कॉमेट है, ये डस्ट और गैसेस का बना हुआ है, गैसेस फ्रोजन फॉर्म में है, आइसी फॉर्म में है, जब ये सन के पास जाएगा तो ये गैसेस बाहर स्केप करना स्टार्ट कर देंगी, लेकिन दे स्केप, उनकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज अवे फ्रॉम द सन। क्यों? बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, वैसे बताया था हमने लास्ट क्लास में भी, लेकिन अभी भी जब प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, मैंने आपसे क्या बोला, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स के नाम सोचो। क्यों? क्योंकि अभी हम 8 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अवे फ्रॉम सन होती है, क्यों? सोलर फ्लेयर्स की वजह से ये अवे फ्रॉम सन होती है, ये सन की तरफ भले ही चले लेकिन टेल हमेशा सन के दूसरी तरफ होती है। तो कॉमेट्स होते हैं, ये हो गया हमारा कॉमेट। कॉमेट से बड़ा, आइसी फॉर्म में नहीं, फ्रोजन फॉर्म में नहीं, जिसमें ये बर्फ नहीं होती है, कॉमेट से थोड़ा बड़ा लेकिन प्लैनेट से थोड़ी छोटी बॉडी जो होती है उसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, उसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मीटियोर्स के लिए भी बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में चारों चीजों का डिफरेंस समझा दूंगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आप आंसर राइटिंग में कुछ लिख ही नहीं सकते। ये सब बातें बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की चीजें हम सोच से छोड़ देते हैं, एस्टेरॉइड है, कॉमेट तो है, पता है क्या होता है, नहीं पता होता,
बच्चों को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होती कि एग्जाम में क्या लिखना है। सपोज कीजिए अभी किसी कॉमेट के बारे में पता चला, उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ गया कि ये कॉमेट वहाँ मिला है, इसका हमारे जो डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आप कहेंगे अगर हम लोग अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा सा साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं, हालांकि ज्योग्राफी चल रही है लेकिन अभी करंट पे तो ये समय पढ़ना ही है कि मून मिशन है, चंद्रयान है, हमारा चंद्रयान है, ठीक है, चंद्रयान 3। अभी आजकल जो इशू चल रहा है, हॉट इशू, वो ये चल रहा है कि इंडिया में इतने लोग भूखे मर रहे हैं, पुअर्स, नंबर ऑफ पुअर्स इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पुअर्स इज वेरी हाई, नंबर ऑफ पुअर्स इज वेरी हाई, जो कि लोग खाना भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो हमें चांद पे जाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, पेपर 3 में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि राइट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 3, राइट अबाउट द क्या बोलते हैं कि उसका जो रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम लिखिए, उसके बारे में बताइए, नहीं, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर 3 में। चंद्रयान का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं ना आप? ये प्लैनेट्स जो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स का क्या स्ट्रक्चर है, सन का क्या स्ट्रक्चर है, वो सब नहीं है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि उन सब का हमारी लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन वो आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको पहले सोलर सिस्टम के बारे में पता हो। तो इसलिए बेसिक्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ फिर उस बेसिक का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, उस बेसिक की एप्लीकेशन पढ़नी पड़ेगी कि चंद्रयान, अब फिर दोबारा वापस आते हैं, नंबर ऑफ पुअर्स, ठीक है। अरे भैया सभी लोग चांद पे जा रहे हैं, इंडिया अर्थ पे तो पीछे है ही, बाकी जो डेवलप कंट्रीज हैं चांद पे भी उनसे पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो भी छोड़ो। अगर हमें पता हो कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन, हम लोग क्यों कर रहे हैं सब कुछ, डेवलप कंट्रीज बनने के लिए, तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें चांद अंतरिक्ष को छोड़कर अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है? ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। अगर ऑल सेक्टर का मतलब क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी तो उसी में आ गया, स्पेस भी तो उसी में आ गया। तो अगर हम स्पेस को छोड़ देंगे तो फिर ग्रोथ कैसे हो पाएगी सभी सेक्टर्स में? हम लोग फिर डेवलप कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हमें किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना, तभी हम डेवलप हो सकते हैं। अब वापस हम अपने सोलर सिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी दोबारा वीडियो बनाऊंगा मैं, अच्छे से बनाएंगे, अभी तो बहुत सारी वीडियोस बननी है। तो 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं, उसके अलावा millions of smaller bodies like asteroids and comets and huge quantity of dust grain and gases। ये तो पता ही है, डस्ट ग्रेन्स है और गैसेस है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है इस वीडियो का, वो हम थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लैनेट्स का जो स्ट्रक्चर क्या है और सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 8 प्लैनेट्स के बारे में। चलिए प्लैनेट्स के बारे में अब हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, पहले 9 थे, अब 8 है, 2006 के बाद 8 रह गए हैं। प्लूटो के साथ क्या हुआ था बेचारे के, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब इन 8 प्लैनेट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो आपको नाम ही याद होने चाहिए इन सबके, क्या क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, 1 2 3 4, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। और ये हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर और आउटर किस सेंस में बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट, मैं छोटी बना रहा हूं, पूरा घूमी हुई है, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट है। क्या हुआ था कि ये जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये एक्चुअली मलबा है, एक प्लैनेट के लिए बनने के लिए एक मलबा है यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे मैटर है हमारे पास, लेकिन ये मैटर प्लैनेट नहीं बन पाया। तो ये छोटे 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 एस्टेरॉइड्स के फॉर्म में यहाँ घूमता रहता है, अर्थ के चारों, सन के चारों तरफ वैसे ही चक्र काटता है जैसे कि बाकी प्लैनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बेल्ट, जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, इनको हमने जो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं
जो कि कमेट से तो बड़े हैं लेकिन प्लैनेट से छोटे हैं। पढ़ा है ना हमने एस्टेरॉइड के बारे में, बताया था ना, डेफिनेशन में लिखवा देंगे। तो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इन एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में जो प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट्स की दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो ये है कि दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। ये तो क्लियर हो ही चुका है, इसमें तो कोई शंका नहीं रह गई। अब बता, ठीक है, इनर प्लैनेट्स इनको क्यों बोलते हैं। दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक कि दे आर टेरेस्ट्रियल, मतलब हमारे अर्थ जैसा स्ट्रक्चर है, रॉकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं और अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये अर्थ के जैसे हैं और इनकी डेंसिटी जो है वो हाई है। हाई मतलब इन कंपैरिजन टू आउटर प्लैनेट्स इनकी डेंसिटी हाई है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं हमेशा। क्या क्या पॉइंट्स हैं एक बार फिर से बता रहा हूं। इनर प्लैनेट्स हैं, क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि एस्टेरॉइड बेल्ट और सन के बीच में आते हैं। ठीक है, दूसरा सन एंड द बिटवीन द एस्टेरॉइड बेल्ट, ये हो गया। दूसरा, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ जैसा स्ट्रक्चर, रॉकी स्ट्रक्चर है। रॉकी स्ट्रक्चर इनका अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। और चौथा, इनकी हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो है वो हाई है इन कंपैरिजन टू आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं आउटर प्लैनेट्स के बारे में। आउटर प्लैनेट्स हम फिर ये 4 ही हैं, पहले 5 थे अब 4 हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये क्या है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर की तरफ पड़ते हैं, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये याद रखने वाले फैक्ट्स हैं, भूल जाने वाले नहीं है। ये ध्यान रखना कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, यही याद रखना है। और यही एस्टेरॉइड्स कभी कभी भूले भटके के जब यहाँ आ जाते हैं तो इनको मीटियोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये मीटियोर्स जब अर्थ के एनवायरमेंट में एंटर कर जाते हैं तो इनको मीटियोराइट्स बोलते हैं। ये भी बताऊंगा आगे मैं, अभी नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए चीजें। चलिए, तो ये जो अब जो नीचे 4 आ गए हमारे आउटर प्लैनेट्स, ये कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है, ये इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है और गैस प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें गैसेस ज्यादा हैं। ठीक है, डस्ट कम है, गैसेस ज्यादा है। क्या हुआ था कि जब इनका फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि इनकी जो इनका स्ट्रक्चर है, जो जिससे कि इनका मैटर बना है, जो उस मैटर में गैसेस ट्रैप होकर रह गई थी। क्यों रह गई थी मैं भी आगे बताऊंगा, वही बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि यहीं छोड़ देंगे, बताऊंगा भी। उसमें गैसेस ट्रैप होकर गए थे, तो इनकी डेंसिटी भी इसलिए कम है और इनका साइज बहुत बड़ा हो गया। बता रहा हूँ अभी क्यों। ठीक है, तो आउटर प्लैनेट्स हैं, इनको जोवियन, जोवियन का मतलब जुपिटर लाइक, ये सारे जुपिटर जैसे। इससे आगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तीनों जुपिटर जैसे हैं, स्ट्रक्चर जुपिटर जैसा है। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स इनको बोलते हैं, जुपिटर लाइक इनका स्ट्रक्चर है और लार्जर साइज है इनका। लार्जर साइज इन कंपैरिजन टू इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में लार्जर साइज है। और थिक एटमॉस्फेयर, इनका एटमॉस्फेयर थिक है। यहाँ पे जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ या कैमरा मुझे देख पा रहा है या मैं कैमरे को देख पा रहा हूँ, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर, तो देखना भी उतना मुश्किल नहीं, धुंधला धुंधला रहता है। इंडिया अर्थ पे एटमॉस्फेयर थिक नहीं है, बहुत थिन एटमॉस्फेयर है कंपैरिजन टू दोज प्लैनेट्स। और उस जो एटमॉस्फेयर है उसका मेन कंपोजिशन क्या है, मेन कंपोजिशन उसका है हीलियम एंड हाइड्रोजन। मोस्टली ज्यादातर उसमें हीलियम और हाइड्रोजन है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जोवियन प्लैनेट्स के जो एटमॉस्फेयर है उनमें ज्यादातर गैसेस कौन कौन सी है, हीलियम और हाइड्रोजन। यही हमने पढ़ा भी था जब स्टार फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में ये हमने बताया भी था। तो ये आपको प्लैनेट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी एनसीईआरटी में दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया। एक चीज हमें याद रखना, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। प्लैनेट्स मतलब अर्थ का फॉर्मेशन भी तभी हुआ है। ठीक है ना, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ, इनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको बता दिए इन प्लैनेट्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ क्या, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये साइज में बड़े क्यों है, इनकी डेंसिटी कम क्यों है और इनकी डेंसिटी ज्यादा क्यों है, और इनका एटमॉस्फेयर थिक क्यों है, आउटर वालों को, इनका इनर वालों का एटमॉस्फेयर थिन क्यों है। ये सब चीजें अब मैं आपको इनका रीजन बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, उनकी जो स्पेशल उनके बारे में चीज़ थी वो पढ़ ली। लेकिन वो बातें आई कहाँ से, ठीक है, अर्थ
टेरेस्ट्रियल है, तो बाकी जो इनर जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स जो हैं वो भी अर्थ लाइक है, मतलब टेरेस्ट्रियल है। बाकी उसके बाद फिर जुपिटर से आगे के जो प्लैनेट्स हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स, वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, वो गैसियस है, जोवियन है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उनका एटमॉस्फेयर भी ठीक है, डेंसिटी भी कम है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है, सबसे पहला जो रीज़न है, हेडिंग से पढ़ते हैं, हेडिंग से, द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, ये फॉलोइंग कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है, 2 बोर्ड पे लिखी हुई है, तीसरी हम बाद में बताएंगे। 3 कंडीशंस है, इनकी वजह से जो है, जो उनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिले थे, जो टेरेस्ट्रियल जोवियन प्लैनेट्स को जो उनके फिलहाल के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनके 3 रीजन की वजह से मिले थे। क्या क्या रीजन है? पहला, the terrestrial planets were formed in the close vicinity of parent star where it was too warm for gases to condense to solid particles. Jovian planets were formed at quite distance. देखिए, सारा जो खेल है वो दूरी का है। ये बात तो हमें पता है कि जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स है, ये हमारा सन है, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 4, ये सन के बहुत पास हैं, ये बात हमें पता है, कंफर्म है। ठीक है, और उसके बाद के जो आगे के 4 प्लैनेट्स हैं वो दूर है सन से, तो डिस्टेंस बढ़ गया, इन तक ज्यादा गर्मी पहुंच रही है, इनका एटमोस्फेयर, इनका तो इनफैक्ट जो टेम्परेचर माइनस में है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है -200 के आसपास रहता है, बाद में बताएंगे उस बारे में, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। इनका तो टेम्परेचर माइनस में रहता है, क्यों? क्योंकि सन उतना हीट उन तक पहुंच नहीं पाती। तो क्या हुआ? द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। पेरेंट स्टार मतलब सन। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स, वो सन के बहुत ही क्लोज थे जब बने। तो उससे क्या हुआ? उससे वेयर इट वाज टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स, कि बहुत ज्यादा गर्मी थी तो जो गैसेस है वो सॉलिड पार्टिकल्स में कंडेंस नहीं हो पाई, यहाँ पे हो गई, क्योंकि यहाँ पे उतना गर्म नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे गैसेस मिली हुई है। इनमें जो ज्यादातर जो है, जो इनका जो मैटर जिससे बने उसमें गैसेस मिली हुई है, इनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई। सोलर पार्टिकल्स, जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन। जोवियन प्लैनेट्स दूर बने थे सन से, तो इसलिए उनमें गैसेस जो है वो कंडेंस होगी। तो एक रीजन तो हमारा ये हो गया। सेकेंड रीजन, जो इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है, द विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। जो विंड है, क्या कौन सी विंड? सोलर विंड। यहां से सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, अभी तो फिर भी कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सन को बने हुए टाइम हो गया ना, सन को बने हुए टाइम। उस टाइम पे सोलर विंड्स बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया? द सोलर विंड्स ब्लू ऑफ लोड्स ऑफ द गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो ऊपर जो फालतू गैसेस और डस्ट थी वो इन्होंने ब्लो कर दी, वो उड़ा दी, फूंक मार से, इस तरीके से गर्म हवा की फूंक। ड्रायर होता है ना, ड्रायर, बाल खड़े हो जाते हैं एकदम से, कहीं मार दो, कहीं भी चीज पे मार दो, एकदम से सब धूल वगैरह उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा बहुत तेज होती है। इसी तरीके से यहां से सारी गैसें और डस्ट उड़ गई, इनकी नहीं उड़ पाई। ठीक है, एंड द डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, द सोलर विंड्स वर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज द सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट्स। अगेन वही चीज, यहां से गैसेस और डस्ट उड़ा दी गई, तो क्या हुआ? जो मैटर जो था, टेरेस्ट्रियल रॉकी मैटर जो था, डस्ट भी थी उसमें, वो कंडेंस होकर के बन गई गैस। गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई, जो हमारा रॉकी स्ट्रक्चर उसके बीच में गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई। यहाँ पे क्या हुआ? जो रॉकी स्ट्रक्चर है, जो डस्ट वगैरह है, उसके बीच में गैसेस ट्रैप हो गई और वो कंडेंस हो गई, जिसकी वजह से इनका साइज बड़ा भी हो गया, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, गैसेस की डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो इनका जो क्या बोलते हैं, इनका साइज भी बड़ा हो गया और इनकी डेंसिटी भी इनर प्लैनेट से कम हो गई। तो 2 रीजन हमने पढ़ लिया, अब हम तीसरा रीजन पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए 2 रीजन हमने पढ़ लिए। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस क्यों है, उसके बारे में 2 रीजन हमने पढ़ चुके हैं। अब तीसरा रीजन क्या है? वही 2 रीजन है, उन्हीं के रीजन है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर स्मॉलर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स स्मॉलर थे, क्यों? क्योंकि सन के पास थे, गैसेस सारी उड़ा दी है, तो उनका साइज बढ़ नहीं पाया। जब वो छोटे होंगे तो उनकी ग्रेविटी भी कम होगी, तो जब वो छोटे थे, दे ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। तो जो गैसेस जो निकल रही थी या जो बच गई थी, जो बाद में, कि एक तो वैसे ही वो सन सोलर फ्लेयर्स ने गैसेस उड़ा दी, जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी वो रोक नहीं पाए, क्योंकि उनकी ग्रेविटी कम थी। अगर ग्रेविटी ज्यादा होती तो शायद रोक भी लेते। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, छोटा सा पॉइंट था।
अब हम आ जाते हैं, मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर कोई पॉइंट अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्लूटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। क्या दी हुई है? अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज कंसिडर्ड ए प्लैनेट। प्लूटो भाई साहब हमारे प्लैनेट ही थे, 9 थे हमारे, ठीक है, टोटल 9 नहीं थे, बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे 9 प्लैनेट से। 2006 में क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई, उसमें बोला गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट, जो कि अभी हाल ही में डिस्कवर हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से एक का एग्जांपल भी दिया 2003 UB313, ठीक है, कि उन ऑब्जेक्ट्स की तरह एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाएगा। जो रिसेंट में जो कि अभी ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कवर किए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया गया, तो प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट ही कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लैनेट के लिए 3 कंडीशंस होती हैं प्लैनेट बनने के लिए, वो 3 कंडीशन में से 2 फुलफिल कर रहा था, एक फुलफिल नहीं कर पा रहा था। वो कंडीशन क्या है हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो हम बाद में क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। अभी एनसीईआरटी इतना डेफ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दो। जब पूरा प्रॉपर क्लास होगी जीएस में जब होगी ज्योग्राफी क्लास, उसमें सब चीजें समझाई जाएंगी, उसमें तो बहुत कुछ चीजें समझाई जाएंगी, सब चीजें इनमें टॉपिक्स में नए ऐड होंगे और इन्हीं चीजों को जाके डेप्थ में समझाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ाना, ठीक है। तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया गया, कब कंसीडर किया गया? 2006 में, ठीक है। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है डेटा की, उस डेटा में क्या हुआ, क्या बताया गया उस टेबल में, अर्थ के कंपैरिजन में सबसे पहले तो अर्थ का रेडियस बताया गया। अर्थ का जो रेडियस है वो 6378.137 किलोमीटर है, ठीक है। इसके कंपैरिजन, इसको एक मान के, क्या इसको एक मान लेते हैं, तो उस कंपैरिजन में बाकी प्लैनेट्स का रेडियस बताया गया है। तो वो आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो अर्थ से छोटा है, कौन सा प्लैनेट जो है वो अर्थ से बड़ा है। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, मार्स अर्थ से छोटा है, आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है, देखिएगा, कमेंट कीजिएगा छोटा है कि नहीं है, मुझे बताइएगा। तो मार्स तो उनको उसके कंपैरिजन में हमें पहले तो डिस्टेंस बताया गया है, सन से किस प्लैनेट का कितना डिस्टेंस है। जैसे अर्थ से सन का जो अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, अर्थ का सन का जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा होता रहता है। एपीजी और पेरिजी का कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो वो गोल नहीं घूमती है, वो इस तरीके से घूमती है। तो जब यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कोई भी प्लेनेट होता है तो वो सन के बहुत करीब होता है, लेकिन जब अर्थ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे होती है तो सन से बहुत दूर होती है, ठीक है। तो एवरेज जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ के आसपास है। तो उस डिस्टेंस को हमने, एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग प्लैनेट्स का सन से डिस्टेंस भी उस टेबल में दिया हुआ है, जो कि आपको देखना है, एक बार उस पर नजर डाल लेनी चाहिए। उसके बाद फिर अर्थ की डेंसिटी के कंपैरिजन में बाकी प्लैनेट्स की डेंसिटी भी बताई गई है। डेंसिटी कम है या ज्यादा है ये तो कंपैरिजन करके पता चलेगा ना, तो यहाँ पे अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ से कंपेयर करके बताया गया है। तीसरा, रेडियस बताया गया है उनका अर्थ से कंपैरिजन में ही। और चौथा, उनके सैटेलाइट्स कितने हैं, ये आपको नहीं देखना है, ये आपको नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं, सैटेलाइट्स डेली डिस्कवर होते रहते हैं नए नए, जैसे अभी रिसेंटली जुपिटर के कुछ सैटेलाइट डिस्कवर हुए हैं, बताएंगे करंट वाले क्लासेस में। तो उसमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये सैटेलाइट वाला पोर्शन आप अगर ना भी देखें तो चल जाएगा काम, इसको मत देखिएगा, ये अपडेट करके हम क्लासेस में जो डेटा देंगे उसमें बताएंगे। तो ये 3 चीजें आप देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखना है कैसे कैसे होता है। तो ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी हमारी मून के बारे में। मून के बारे में हम क्लास लेंगे कि मून, प्लैनेट्स तो बन गए, अब सैटेलाइट भी बनेंगे। सभी सैटेलाइट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सभी सैटेलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सभी प्लैनेट्स के सैटेलाइट हमें सिर्फ मून के बारे में पढ़ना है कि मून कैसे बना। तो इसके लिए मैं पहले तो आपको बताऊंगा सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता ही है, इसरो लॉन्च करता रहता है डेली, उसके बारे में भी यहीं पे हल्का सा हिंट दे दूंगा ताकि आगे जाके जब हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, एकदम से हाँ ऐसे ना हो, ठीक है। तो इस सैटेलाइट के बारे में बता दूंगा। ये नेचुरल सैटेलाइट है मून हमारा। मून कैसे बना, इसके लिए क्या क्या थ्योरीज थी, ठीक है, और मून के बारे में 2-3 जो पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो हम आपको समझा देंगे। तो फिलहाल इस क्लास को रिवाइज कीजिए, यहाँ तक बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए बार बार, ताकि आपको सब रट जाए, कंसेप्ट सारे याद हो जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।